हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटोर सागर सिन्हा एंड फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके क्लास 10 सीबीएसई के साइंस सेक्शन को लेकर के। हम लोगों ने स्टार्ट करी है केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोगों ने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज यहाँ पर खत्म कर लिए हैं। अगर आपने दोनों चैप्टर के वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो। सबसे पहले काफ़ी कंटेंट वहाँ पर डिस्कस करा गया है, काफ़ी कुछ जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर प्लेटफॉर्म में आपको मिल रहा है। सो दैट आपको अगर चैनल पे नए हो, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है कि जिस तरीके से सिस्टमैटिक स्टडी यहाँ पे प्लान करी जा रही है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप जरूर इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सभी अपने दोस्तों के साथ, मित्र के साथ, जो भी आपके भाई बंधु हैं सभी के साथ। जो भी सीबीएसई 2022 बोर्ड प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, आप उनके साथ इसको स्पेसिफिकली जरूर शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर से आपको सिस्टमैटिक जो भी एक स्टडी प्लानिंग है वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके, जल्दी में एक हम लोग लाइव करने वाले। ऑब्वियसली आज जो ये वीडियो लेक्चर है एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन का, वो खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जहां पर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि आप पे किस तरीके का इंपैक्ट हो रहा है, कि आपको कितने बेनिफिटेड हो रहे हैं इन सभी वीडियो लेक्चर से। ओके, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाए, सो दैट आप जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं आपके पर्टिकुलर इस क्लास को लेकर के या कैरियर ऑप्शंस को लेकर के, पर्सनल काउंसलिंग को लेकर के, वो आप सभी उस पर्टिकुलर लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हो। या मुझसे पर्सनल कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे भी कनेक्ट हो सकते हो। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर के आप देख जरूर लेना, कनेक्ट हो जाओ, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड अपनी स्टडी जो है वो आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अभी ये टाइम है कि जस्ट बिकॉज आपके घर पे अभी ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे स्कूल्स में अभी प्री बोर्ड या अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ वीकली टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक तरीके से सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अभी लैक कर रहे हो या अभी तक आपने शुरुआत नहीं करी है चैप्टर्स को पढ़ने की या एक तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन की, तो शुरुआत कर दो। दिस इज योर टाइम जहां पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कंटेंट समझ में आने वाला है। ओके, तो अगर शुरुआत नहीं करी है तो सबसे पहले शुरुआत कर दो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होकर के डाउट में, यानी कि आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या डाउट हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर की बात करें फ्रेंड्स, या इस पर्टिकुलर सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बात करें, तो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 वाज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये दोनों ही जो टॉपिक है, दोनों चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सबके लिंक मिल जाएंगे एंड आप जाकर के देख जरूर सकते हो, उन सभी में काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया गया है। ओके, बात करें फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर की, तो कल हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट करी थी। पार्ट 1 वाज यस्टरडे। आज हम लोग पार्ट 2 पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली एनसीईआरटी के मेन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूशन उनके देखेंगे। ओके, कल वाले वीडियो लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या अप्रोच लगाई जा सकती है फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में ऑलमोस्ट कल हम लोगों ने शुरुआत करी थी। एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 2। इसमें ऑलमोस्ट आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन चीज़ जो है वो स्टार्ट करी गई है मेरे साइड से। दिस इज माई इनिशिएटिव, जस्ट बिकॉज कि यूट्यूब पे यार देखो काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट होती है कि यूट्यूब पे उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म या एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी प्लान नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। किसी प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री कंटेंट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, किसी के प्लेटफॉर्म पे चैप्टर के कंटेंट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको साइंस के रिगार्डिंग में कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी कंटेंट के रिगार्डिंग में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कंटेंट कंपाइलेशन मैंने खुद पर्सनली करी है, काफ़ी बेस्ट ऑफ द बुक जो आप समझ सकते हो अपने पर्टिकुलर क्लास के लिए, उन सभी से ये कंपाइलेशन आपको देखने को मिल रही है। ओके, तो आप देख जरूर लेना सभी वीडियो लेक्चर को, आपको पढ़ना है, समझना है एंड से नोट्स बनाने हैं एंड अपनी थ्योरेटिकल जो भी पढ़ाई है उसको स्टार्ट करना है। सीबीएसई बोर्ड की जो हमारी प्रिपरेशन है उसके लिए वी हैव 90 to 95% की मार्किंग हम लेकर के चल रहे हैं। अभी शुरुआत से ही मैं बता रहा हूँ, जब से वीडियो लेक्चर या ये चैनल जब स्टार्ट हुआ था तब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज द टारगेट जिसे हमें हिट करना है। एंड 90 to 95% मार्क्स इस बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी पढ़ रहे हैं 10th वाले जो बोर्ड एग्जाम्स देंगे वो इतना स्कोर जरूर करने वाले हैं। ओके, मेहनत करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपसे दुगनी मेहनत करने के लिए। अगर आप मेहनत करने के लिए खड़े हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो अपने घर पे, कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो मेरे को डाउट सेक्शन में या पर्सनली कनेक्ट होकर के अगर आप बताना चाहते हो जरूर बता सकते हो। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। मैं खुद सीबीएसई बोर्ड टॉपर रहा हूँ अपने स्कूल का, 12th में भी, 11th में, 10th में, ये तीनों ही साल मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट मैं टॉप में रहा हूँ, टॉप 3 में, टॉप 1 में, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली एक टॉपर रहा हूँ अपने जो स्टूडेंट आप एक कह सकते हो एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आई नो ऑल द कॉम्प्लिकेशन की आप क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हो, क्या क्या टॉपिक्स में आपको दिक्कत होने वाली है। तो दिस इज द टाइम जहाँ पर आप सीख सकते हो, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सीख सकते हो एंड इसे आप शेयर भी कर सकते हो। ओके, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उसके रीच ज़्यादा बढ़ सके, इंगेजमेंट ज़्यादा हो बच्चों का एंड सभी बेनिफिटेड हो सकें। ओके, बात करें फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन।
बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ओनली 2 क्वेश्चन बचे थे स्पेसिफिकली, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन के ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए थे, सारा कवर अप कर दिया था। यहाँ पर बस 2 क्वेश्चन रह रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन के, उन्हें डिस्कस करने के बाद विल मूव टू एक्सरसाइजेस क्वेश्चन। ओके, तो आपको इन सभी वीडियो लेक्चर से जो भी क्वेश्चन पैटर्न या जो भी अप्रोच है, जो भी करेक्ट आंसर है, उनको कहीं ना कहीं मेंशन जरूर करना है अपने नोटबुक में, अपने नोट्स में। ओके, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटेड हीटेड गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर्स में भी इसको काफी अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वहां पर आपको किस तरीके का रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी एक आंसर फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिया है कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें 3 तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पर 3 रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं जो इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट से निकल रहे होते हैं या इनका डिकम्पोजिशन के बाद मिलते हैं। ओके, अब पर्टिकुलर अगर आप इस इक्वेशन को या रिएक्शन को देखोगे तो दिस इज अ टाइप ऑफ या दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। जब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, तो वहां पर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि किस तरीके से जो रिएक्शंस होते हैं उनके जो एक जनरल इक्वेशन है उसके द्वारा देख करके हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आई हैव डिस्कस्ड कि जहां पर एक रिएक्टेंट जो है वो 2 से अधिक भागों में डिवाइड होते हैं, 2 से 3 आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, क्लियर होना चाहिए ये चीज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा गया तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी आपको वीडियो लेक्चर काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा गया है। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का एक्चुअली जो रिएक्शन होता है, इससे बनने के बाद जो यहाँ पर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज जिप्सम। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सबसे पहली बात कि आपको अगर रिएक्शन का फॉर्मेट देखना है कि ये किस तरीके का रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जहां पर 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट्स है वो मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रिएक्ट कर रहा है और ऑब्वियसली वाटर के साथ, ओके, 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, और यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन जो कि आपको यहाँ पर जो इक्वेशन है ये रिएक्शन ऑब्वियसली यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो अब यहाँ से हम लोग चैप्टर के एंड क्वेश्चन जो होते हैं यानी कि मेन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर कंपाइलेशन कर रखी है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो सबसे पहली बात तो आपको इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इंडिकेटर्स होता क्या है ना। इंडिकेटर्स के क्या क्या कलर चेंज होते हैं, किस तरीके का कलर चेंज उसके एसिडिक सॉल्यूशंस में होता है, किस तरीके का कलर चेंज बेसिक सॉल्यूशन में होता है, कितने तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो इतने जो भी प्रश्न यहाँ पर वीडियो लेक्चर में है ये सभी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान लगने वाले हैं। ओके, अब देखो, रेड लिटमस ब्लू में अगर कोई सॉल्यूशन है जो एक तरीके से रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है तो ऑब्वियसली ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा, है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी कि द सॉल्यूशन मस्ट बी अ बेसिक सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्यूशन में जो उसका पीएच रेंजेस होता है फ्रेंड्स वो 7 to 14 होता है, यानी कि स्पेसिफिकली 8 to 14 जो है वो एक रेंज है एंड दैट इज द पीएच रेंज ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 इज द ओनली पीएच वैल्यू जो कि एक बेसिक रेंज के पीएच रेंजेस में ये एक्चुअली क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, डी, एंड द करेक्ट आंसर इज 10। 10 वो पीएच वैल्यू है जो कि एक सॉल्यूशन का है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करेगा। होप सो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एगशेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स NaCl, HCl, LiCl, KCl। अब देखो, काफी अच्छा, काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, जहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो रिएक्ट करता है क्रश्ड एगशेल से और एक तरीके का यहाँ पर गैस का लिबरेशन होता है और ये गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो वो सॉल्यूशन है वो किस तरीके का कंपाउंड को कंटेन करके रखता है ये आपको बताना है। आंसर की बात करें फ्रेंड तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही कहीं ना कहीं एक शेल को काफी ज्यादा एक सेल के साथ रिएक्ट करने के बाद एक लाइम वाटर जो है यहाँ पर उसको मिल्की करवाने के लिए एक गैस का लिबरेशन कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज द पर्टिकुलर HCl जो कि इस कंपाउंड में एक्चुअली कंटेंट होगा। आगे बात करें फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
10 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of sodium hydroxide, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be. ठीक है, अब ये एक्चुअली क्वेश्चन होता है टाइट्रेशन का, बट इसमें आपको ज़्यादा टाइट्रेशन या फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर आप मोल्स पे अगर आपको खेलना आता है ना, अगर आपको मोल्स खेलना आता है कि किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, कितने मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, कितने कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर आराम से जज कर पाओगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि 10 ml NaOH जो है ये कितने ml HCl से रिएक्ट कर रहा है या न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं, तो दिस इज 8। ओके, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि 10 ml NaOH जो है वो 8 ml HCl को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है। अब अगर मैं इसको दुगना करूं, है ना, कि यानी कि 10 से ये 20 हो चुका है। ठीक है, 20 ml NaOH, तो उसी तरीके से जो HCl है उसकी भी कंसंट्रेशन जो है या इसकी भी जो वॉल्यूम है वो दुगनी हो जाएगी। ओके, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स दैट विल बी 16 मिलीलीटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दैट विल बी 16 मिलीलीटर, जस्ट बिकॉज कि ये मॉलिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि इतने वॉल्यूम जो है वो इतने को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो सिमिलरली उसी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग यूनिटरी मेथड निकालते हैं तो यूनिटरी मेथड से भी आप इस चीज को जो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन के लिए कौन सी दवाएं हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कौन से मेडिसिन हैं जो कि हम लोग लेते हैं जब हमारे पेट में जो है वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दैट विल बी एंटी एसिड। ठीक है, एंटी एसिड एक्चुअली एक तरीके का मेडिसिन होता है जो कि कहीं ना कहीं इंडाइजेशन को रोकने के लिए, इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए एंड हमारे स्टमक को एक क्लियर क्लीन प्योर स्टमक बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, उसके पीएच रेंजेस को मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी एंटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब देखो यहाँ पर आपको 4 रिएक्शन दिए गए। सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी आपको कुछ एलिमेंट्स और कुछ तरीके का कंपाउंड यहाँ पर मेंशन किया गया है। कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले आपको इसको वर्ड इक्वेशन में लिखना है, उसके बाद आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करना है। ओके, 2 काम करने हैं आपको स्पेसिफिकली चारों रिएक्शंस में। ओके, अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर कि इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको वर्ड इक्वेशन में लिखा है, देन मैंने उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्मेट में भी लिख दिया है। पहला यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो पहला किस तरीके से हो जाएगा, तो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एक्चुअली निकल रही होती है। ओके, रिएक्शन किस तरीके का हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। और इसी तरीके से मैंने चारों ही जो केमिकल रिएक्शन है उसको सिमिलरली इसी फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, अब आगे भी चेक करोगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इन सभी को मैंने एक तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखा है। आप चेक कर सकते हो इन सभी केमिकल रिएक्शन का जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो भी सही है एंड वर्ड इक्वेशन जो है वो भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो आप उसको चेक कर सकते हो, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसी पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो इंटेक्स क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी पूछा गया था। इंटेक्स क्वेश्चन में भी सिमिलर तरीके का यही क्वेश्चन था कि वहां पर अल्कोहल एंड ग्लूकोज जो है वो एक तरीके से एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं जबकि वो हाइड्रोजन को कंटेन करके रखते हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैंने वीडियो लेक्चर में काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना। एक तरीके से वो आपके लिए ग्रंथ है, एक तरीके का आपका बाइबल है जो आपको पढ़ना है, रामायण है आपके लिए पढ़ना है वही। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर आप पढ़ोगे तो आपको थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है, आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। ओके, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर कि किस तरीके का आंसर होने वाला है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि एक्टिविटी एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है। तो एक्टिविटी मैंने यहाँ पर नॉर्मल सा एक्टिविटी ले लिया है। ठीक है, थ्रू द कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट दे डू नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस H+ आयंस ऑन पासिंग करंट थ्रू देम। ठीक है, एक्चुअली देखो अल्कोहल एंड ग्लूकोज दोनों ही कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को कंटेन करके रखते हैं बट ये H+ आयन को ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स वाई इन्हें हम कहीं ना कहीं एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देते, यानी कि एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। आगे बात करें फ्रेंड, तो टेक सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज फिक्स टू नेल्स ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर, कलेक्ट द नेल्स एंड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच एज शोन इन द गिवन फिगर। आपको इस तरीके का पूरा सेटअप एक क्रिएट करना है। बेसिकली एक्टिविटी का क्वेश्चन है तो इसमें कुछ खास रेलेवेंस नहीं है, आप देख सकते हो एक्टिविटी मैंने पूरा मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का सेटअप करने के बाद आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है जो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी 4 से 7 मैंने काफी सारे 7 स्टेप्स लिख रखे हैं।
नाउ पॉर अल्कोहल इन द बीकर, इस तरीके के 7 स्टेप्स हैं, आप इसको देख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। एक्टिविटी का क्वेश्चन है तो इसमें कुछ खास रेलेवेंस है नहीं, ओके, आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें फ्रेंड, तो व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफी बारी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, वेयर एज अगर रेन वाटर की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में सक्षम होता है। इसका रीजन क्या है? रीजन की बात करें फ्रेंड, तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड लाइक एसिड, बेस और सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। देखो होता क्या है, डिस्टिल्ड वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी अगर कंपाउंड्स की बात करी जाए एसिड, बेसिड या सॉल्ट, कोई भी कंपाउंड इसमें एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। दैट्स वाई इसमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ओके। वेयर अगर रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर वाइल फॉलिंग टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर डिसॉल्व एन एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3, ओके। कहा यह जाता है फ्रेंड कि जो बारिश का पानी होता है, जो रेन वाटर होता है, वो एक्चुअली जब एटमॉस्फेयर से होकर के जब हमारी पृथ्वी तक आ रहा होता है तो उसके जो भी जर्नी है, उसके जर्नी के बीच में काफी सारे एसिडिक गैसेस होते हैं जिसके साथ वो रिएक्ट करता हुआ एक तरीके का एसिडिक कंपाउंड जो है वो बना लेता है, ठीक है। एंड ये एसिडिक कंपाउंड जब हमारे पृथ्वी पे गिरते हैं तो एक तरीके के ये काफी एसिडिक कह सकते हैं कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो काफी ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज वाली होती है, ओके। एंड ये एसिडिक प्रॉपर्टीज वाले होने के कारण इनमें H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो हो रहा होता है। एंड इसी तरीके से ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेन आपको फोकस यही करना है कि डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरीके का आयंस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर नहीं है, दैट्स वाई वो कोई भी प्रोडक्ट यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। वेयर एज रेन वाटर में काफी सारे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर सकता है, सक्षम है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आप वीडियो लेक्चर में अगर समझना चाहोगे तो वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखा है। होता क्या एक्चुअली, द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, ठीक है। The acid produces hydrogen ion only in the presence of water, so in the absence of water an acid will not form hydrogen ions and hence it will not show its acidic behavior, okay। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको दोस्तों, होता क्या है एक्चुअली कि एसिड जो है वो अपना जो रेलेवेंस है, अपना जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमेशा वाटर के प्रेजेंस में ही शो कर सकता है, जस्ट बिकॉज कि एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद वहां पर H+ आयंस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एंड यही H+ आयंस जो है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो कि आपको याद रखनी है। अब देखो एब्सेंस ऑफ वाटर में यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, एंड दैट्स वाई वहां पर आपको कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि हमेशा वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है जब भी एसिड्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें एक्चुअली फुलफिल करना होता है या एक तरीके से उसको रेलेवेंस देना होता है, उसको इंपॉर्टेंस देनी होती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ वाटर में कभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं हो सकती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, 5 सॉल्यूशन ABCDE when tested with universal indicators showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline? अब देखो यहाँ पर कुछ अलग अलग pH वैल्यूज दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन में ABCD and E करके। एंड यहाँ पर आपको 5 कंडीशन दिए जा रहे हैं, पांचों कंडीशन को आपको क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, अलग अलग pH वैल्यूज को लेकर के, ओके। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा pH वैल्यू जो है वो न्यूट्रल वाला होगा, कौन सा pH वैल्यू स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा, वीकली एसिडिक होगा या वीकली अल्कलाइन होने वाला है, ओके। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो इस तरीके से मेंशन किया है DCBAE। अगर आप क्वेश्चन के साथ रिलेट करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी दे दिया कि किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का है वो होता है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो ऑर्डर है वो स्ट्रांगली बेसिक से लेकर के स्ट्रांगली एसिडिक तक जाता है, यानी कि इस तरीके का जो एक तरीके का पैटर्न है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो आपको देखने को मिलने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिवर आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A while acetic acid is tested to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? देखो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखो ये है कि इक्वल लेंथ के जो भी मैग्नीशियम रिबन होते हैं A और B, उनको 2 टेस्ट ट्यूब में डाला गया है और यहाँ पर जो सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें HCl ऐड किया जाता है, वेराज अगर बात करी जाए टेस्ट ट्यूब B की तो उसमें एसिटिक एसिड ऐड किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में आपको फिजिंग जो साउंड है, फिजिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा विगोरसली देखने को मिलेगा, ओके।
आंसर की बात करें फ्रेंड तो फिजिंग विल अकर मोर वगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वेरस एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, being a strong acid the hydrochloric acid solution contains a much greater amount of hydrogen ions in it। ओके देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी ये है कि HCl जो होता है वो एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, अपना स्ट्रॉन्ग नेचर जो है वो एक्चुअली वो कंटेन करके रखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर एसिटिक एसिड की बात करी जाए तो वो एक वीक एसिड है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात आएगी वहां पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन की भी बात आएगी, ठीक है। और जहां पर वीक एसिड की बात आएगी वहां पर पार्शियल आयोनाइजेशन है, यानी कि बहुत कम मात्रा में वहां पर हाइड्रोजन आयन का यानी कि प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ओके एंड यही हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, जो प्रोडक्शन है, वही कहीं ना कहीं फिजिंग साउंड जो है, फिजिंग ऑब्जर्वेशन है, उसको अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। जिस भी टेस्ट ट्यूब में ज्यादा आपको हाइड्रोजन प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, वहां पर फिजिंग जो है वो काफी विगरसली होगी, ठीक है। वेयर अगर वीक एसिड की बात करी जाए यानी कि टेस्ट ट्यूब बी की, तो वहां पर आपको कम हाइड्रोजन प्रोडक्शन देखने को मिलेगा एंड वहां पर इसलिए इतना फिजिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो इतना विगरस नहीं होने वाला, तो दिस इज द रीजन। आगे बात करें फ्रेंड्स तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्यू टू विच फिजिंग विल ऑकर मोर विगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए। ओके द फिजिंग इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस which is found by the action of acid on the magnesium metal of magnesium ribbon, ठीक है, magnesium metal of magnesium ribbon, ठीक है। तो एक्चुअली आपको यही चीज समझनी है कि जो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है वही कहीं ना कहीं फिजिंग ऑब्जर्वेशन, फिजिंग जो साउंड है, फिजिंग ऑब्जर्वेशन है, उसको अफेक्ट कर रही है एंड दैट्स वाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उस वाले टेस्ट ट्यूब में ज्यादा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बेसिक क्वेश्चन है, आप अपने घरों में भी देख सकते होगे। जब आपका दूध से दही का जो कन्वर्जन होता है, ये जो दूध से दही की जो यात्रा होती है, ठीक है, इसके बारे में आप अपने घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो अपने किचन में, ठीक है, कि किस तरीके से जो एक तरीके से जो चेंज होता है ना, जो मिल्क है उसका कर्ड में जो चेंज होता है वो कैसे होता है ना, इसके बारे में जो एक्टिविटी आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, pH ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6 एज इट टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब देखो होता क्या एक्चुअली, जो मिल्क से एसिड एक्चुअली सॉरी जो मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन है ये एक एसिडिक कन्वर्जन है, ठीक है। मतलब जो एक क्या कह सकते हो अगर आप कि स्लाइटली एसिडिक से लेकर के स्ट्रांगली एसिडिक की तरफ जाने वाली एक मूवमेंट है ये, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है कर्ड में एंड यही जो लैक्टिक एसिड है इसकी pH रेंजेस काफी कम सी हो जाती है एंड इसी वजह से ये pH रेंजेस देखने को मिलते हैं, काफी pH वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ओके लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट रिड्यूसेस इट pH वैल्यू, मैंने वही चीज आपको बताई कि जो लैक्टिक एसिड होता है यही कहीं ना कहीं pH वैल्यूज जो है उसके वेरिएशंस को शो करता है, उसके वेरिएशन को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एसिड जो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज इट शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, ओके व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब देखो होता क्या एक्चुअली, इसका अगर करेक्ट आंसर देखें फ्रेंड तो सबसे पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मिल्क इज मेड स्लाइटली अल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट सॉर इजिली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट। अब देखो होता क्या एक्चुअली कि इसमें जो मिल्क है वो एक तरीके से इज मेड स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है, मिल्क को स्लाइटली अल्कलाइन बनाने का यहाँ पर एक्चुअली काम किया जाता है, क्योंकि अगर अल्कलाइन बनाया नहीं जाएगा तो जस्ट बिकॉज कि मिल्क जो है वो इजीली यहाँ पर खट्टा हो जाएगा, दूध बहुत जल्दी खट्टे हो जाते हैं गर्मियों के दिन में, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन काफी जल्दी हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको ये एक्सप्लेन करा था कि जो लैक्टिक एसिड है वो मिल्क के pH रेंजेस में काफी ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं एंड मिल्क के जो pH रेंजेस है उसमें वेरिएशन शो करने के साथ साथ वो एक्चुअली एसिडिक नेचर को भी काफी ज्यादा डोमिनेट करवाता है। ओके दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेंड, दूसरा एक्चुअली पॉइंट है द अल्कलाइन मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड हैज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द अल्कली प्रेजेंट इन इट। अब देखो मिल्कमैन जो है वो काफी अच्छा यहाँ पर दिमाग लगाता है, ठीक है, वो करता ये है सबसे पहले कि उसमें कुछ बेसिक बेकिंग सोडा जो है वो मिला देता है दूध में, जस्ट बिकॉज कि वो दूध खट्टा ना हो, लैक्टिक एसिड का वहाँ पे फॉर्मेशन ना हो एंड जो एक्चुअली जो अल्कलाइन जो भी सॉल्यूशन होते हैं, अल्कलाइन जो मिल्क होता है उसको कर्ड में सेटल होने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, काफी अच्छा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, ठीक है। एंड इतना टाइम क्यों लगता है कि सबसे पहले तो लैक्टिक एसिड को सबसे पहले जो अल्कलीज है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर एसिड का जो भी डोमिनेंट नेचर है वो निकल करके सामने आएगा एंड pH रेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफी जो दिमागदार है ना, काफी दिमाग वाले जो होते हैं मिल्कमैन, ठीक है, ये आप देखो दूध वाले जो हैं, दूध वाले बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं एक तरीके से, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एक सामने से मैंने मिल्कमैन को देखा सामने से अपने जो भी कंटेनर है उनका उसमें पानी मिलाते हुए, जस्ट बिकॉज कि उनको क्वांटिटी को इंक्रीज करना था। ऑब्वियसली बहुत सारे मिल्कमैन ऐसा करते हैं
बट ऐसा बहुत सारे नहीं भी करते हैं, जस्ट बिकॉज को उनको पता है कि कस्टमर को क्या देना है, कस्टमर के न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी वो ध्यान रखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बट काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन माइंडेड होते हैं जो मिल्कमैन वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ बिल्कुल परफॉर्म करते हैं, खुलेआम परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें फ्रेंड, सबसे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जब मैंने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट कि इनके स्टोरेज के लिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर की जरूरत पड़ती है, जस्ट बिकॉज कि मॉइस्चर मिलते ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड वहां पर जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है, एंड जिप्सम इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये एक्चुअली कन्वर्जन, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो ना हो पाए, दैट्स वाई हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्टोरेज करते हैं। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, द प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन काउज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन, दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम। ऑब्वियसली मैंने यही चीज बताई कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कुछ समय बाद यूजलेस हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि वो कुछ और कंपाउंड में उसका प्रोडक्शन हो चुका है, वो जिप्सम बन चुका है, वो एक हार्ड सब्सटेंस बन चुका है। ठीक है, तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को एज इट इज आपको स्टोर करना है तो यू मस्ट हैव टू स्टोर इन व्हाट वी से एज अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। ऑब्वियसली हम लोग पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में काफी डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो क्या होता है, एक एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शंस होते हैं एंड इससे ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ऑन द प्रोडक्ट साइड, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अगर रिएक्शन के एग्जांपल्स की बात करें फ्रेंड तो एग्जांपल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होता है HCl के साथ तो सोडियम क्लोराइड वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली इसी तरीके से एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो करता है तो सोडियम एसिटेट एंड यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, आप अपने साइड से भी एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर का एंड लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का है ना, जिसमें एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन का ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन ये है कि गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। सबसे पहले आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा के जो यूजेस हैं, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सबसे पहली बात तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में जैसे कि ग्लास सोप एंड पेपर ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज में जो वॉशिंग सोडा है वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तरीके से वहां पर इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक्चुअली परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, और अगर यूजर्स की बात करें फ्रेंड तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए, इन सब जो भी एक्टिविटीज हैं इनके लिए भी किया जाता है, घरों पे भी किया जा सकता है। बेकिंग सोडा की बात करें फ्रेंड तो बेकिंग सोडा का जो यूजेस है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। सबसे पहला जो प्राइमरी यहाँ पर यूज है वो है एज एन एंटासिड। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल है वो एंटासिड के तौर पे, दवाओं के तौर पे किया जाता है जस्ट टू रिमूव द एसिडिटी फ्रॉम द स्टोमक। नेक्स्ट यूज है फ्रेंड बेकिंग सोडा इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब देखो बेकिंग पाउडर जो होता है जो ऑब्वियसली केक्स वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में इनको में इस्तेमाल किया जाता है, उनमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है जस्ट बिकॉज की जो फ्लफीनेस है केक की वो मेंटेन रहे, उसको फ्लफीनेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब ऑब्वियसली ये वीडियो लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बस उसके लिए थोड़ा अभी टाइम है। सबसे पहले हम लोग एक लाइव सेशन करने वाले हैं तो लाइव सेशन आप अटेंड जरूर कर लेना सो दैट मुझे भी क्लैरिटी हो कि वीडियो लेक्चर्स आपको कितने ज़्यादा बेनिफिटेड हो रहे हैं आपको, है ना, ये जो कंटेंट है ये आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। ओके, तो आपको जो लाइव सेशन है उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, टॉपिक वाइज जो डिस्कशन कर रखा है, चैप्टर वाइज डिस्कशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, तो आप सभी जा करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप कनेक्ट हो सकते हो। सब चीज़ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। PDF स्टडी मटेरियल, ऑब्वियसली जो ये PPTs हैं, अगर इसके आपको नोट्स या PDF स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो इनके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन इज द थिंग जो आपको चेक करना है वीडियो लेक्चर देखने के बाद। ओके, बात करें फ्रेंड्स, अब देखो ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। एक मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कुछ टाइम पहले किया था कि क्या आप पैरेलली कोई और सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन चाहते हो, कोई और सब्जेक्ट के भी डिस्कशन चाहते हो चैप्टर वाइज, यहाँ पर मतलब जिस तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है वो चाहते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उस लाइव सेशन में भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर उठाऊंगा, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो लाइव सेशन में जरूर रख सकते हैं। ओके,
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहो, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्र के साथ, अपने जो भी आपके भाई बंधु हैं सभी के साथ, जो उनकी पढ़ाई है जो रुकी भी है, पेड कोर्सेज अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पढ़ करके आराम से 90 to 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड इस बात की एश्योरिटी मैं दे सकता हूँ क्योंकि जो कंपाइलेशन है ये मैंने खुद करा है एंड मैं खुद अब एक टॉपर रहा हूँ अपने फेज में, तो आई नो ऑल द थिंग्स। तो इसी तरीके से अगर आप चैनल के साथ बने रहोगे तो आप मतलब आगे जाकर के जरूर अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।